जय श्री राम। तो आज हम अयोध्या धाम जंक्शन पर मौजूद हैं और क्योंकि हमने प्रण लिया है कि अयोध्या से एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, तो आज मेरे साथ ज्योति मिश्रा जो है वो मौजूद है। अभी तक मैं और दीपिका खबरें दिखा रहे थे, लेकिन अब ज्योति हमारे साथ है। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल श्वेता, और इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, एक बार सुबह सुबह हमारे सभी दर्शकों को सुबह सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। श्वेता और मैं भी तैयार हैं नई सुबह नए दिन के साथ। आज दिन भर की हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाने में श्री राम की नगरी अयोध्या धाम से। तो बने रहेगा अगले कुछ देर हमारे साथ। अहमदाबाद, वाराणसी। तो नए साल का स्वागत ज्योति हमने तो अयोध्या धाम से किया, रामलला के दर्शन करके, लेकिन आप अयोध्या अभी अभी आई हैं। आपको यहाँ आकर ठंड कितनी ज्यादा लग रही? ठंड तो देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से हम तैयार हुए हैं, अगर यहाँ पर बचाव ना करें तो ये ठंड जानलेवा भी साबित हो सकती है श्वेता। और देखिए, देश भर में ठंड से ठिठुरन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर बारिश हुई है और शीतलहर की वजह से ठंड जो है वो अब एक मुसीबत बनती जा रही है। और सिर्फ ठंड ही नहीं, नए साल में ठंड तो बढ़ी ही है, लेकिन कोहरे ने दोहरी मार एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो किस तरीके से नए साल में ठंड का असर उत्तर भारत में या पूरे देश में देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए जरा। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे दोनों ने कहर बरपा रखा है। दिल्ली में ठंड ऐसी पड़ रही है कि किसी का भी खून जम जाए। कड़ाके की सर्दी के साथ साथ कोहरे ने किस तरीके से अपना आतंक मचाया हुआ है। देखिए, इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे मौजूद हूँ, जहां अमूमन यहां से राष्ट्रपति भवन यानी कि पूरा रायसीना हिल्स दिखाई पड़ता है, लेकिन देखिए कि धुंध ने किस तरीके से अपनी जद में यहाँ के आबो हवा को लिया हुआ है कि राष्ट्रपति भवन यहाँ से बिल्कुल देखिए कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे हूँ। एक तरफ जहाँ राष्ट्रपति भवन धुंध और कोहरे से ढका हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए इंडिया गेट भी यहां से पूरे तरीके से साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये धुंध और कोहरे का असर है। और जिस तरीके से जो अधिकतम तापमान है उसमें जो गिरावट दर्ज करती हुई पाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जो हवा है वो बेहद ज्यादा वो ठंडक हो चुकी है। और यहाँ हाड़ कपाने वाली सर्दी, या यूं कहें कि कपकपाती हुई सर्दी ने लोगों को परेशान किया हुआ है। यूपी के कई जिलों में बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। ठंड में बारिश की तस्वीर कानपुर से सामने आई है, जहां जोरदार बारिश ने तापमान को लुढ़का दिया और वहीं इससे ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई। कानपुर देहात में तो कोहरे की वजह से सड़क हादसा तक हो गया। नेशनल हाईवे पर एक बस पलट गई। बस का शीशा तोड़कर कई यात्रियों को बाहर निकाला गया। ठंड से रेगिस्तानी राज्य राजस्थान भी ठिठुर रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में इस सर्दी में पारा 0 डिग्री तक चला गया। माउंट आबू में ठंड इस कदर पड़ रही है कि लोगों का बाहर निकलना दुश्वार हो गया। शीतलहर ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी। अलाव के सहारे लोग यहाँ जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो देखिए, नोएडा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ओडिशा के संबलपुर की भी बात करेंगे, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें युवक की मौत हो गई है और मृतक के परिजनों ने वहां पर जमकर हंगामा किया है। बिल्कुल, हादसे के बाद वहां पर काफी ज्यादा अफरी तफरी मच गई, जिसकी वजह से पुलिस को सख्ती भी दिखानी पड़ी। ये हादसा कैसे हुआ, हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है और इसके बाद पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की, चलिए अगली रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं हर एक अपडेट। ओडिशा के संबलपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। बस पर ईंट पत्थरों से हमला कर शीशे तोड़ दिए। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने शहर के मुख्य चौक पर जाम लगा दिया। जमकर नारेबाजी की गई। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों की पुलिस के साथ खासी बहस देखने को भी मिली। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बेकाबू होती देख पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि बावजूद इसके लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस की सख्ती के बाद भीड़ को तितर बितर किया गया और काफी देर बाद हंगामा शांत हो सका। अयोध्या की दिखा रहे हैं, देखिए ये आप पहले भी आ चुकी हैं। अयोध्या धाम जंक्शन पहले अयोध्या जंक्शन हुआ करता था, नाम बदला गया क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये इच्छा थी।
अब ये निर्माण कार्य पहले देखा था क्या? बिल्कुल नहीं। अयोध्या का पूरा रंग रूप इस बार जो है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। अयोध्या में विकास की एक जो नई बहार है वो हर तरफ नजर आ रही है और इस वक्त अगर आप अयोध्या आएंगे तो देखते ही रह जाएंगे। बिल्कुल, अयोध्या की ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन अयोध्या से लेकर तमाम पूरे देश दुनिया की खबरें भी हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए बात पंजाब के जालंधर में करती हैं, जहां डीएसपी की हत्या की गई है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हत्या की वजह जब सामने आई ना, सभी दंग रह गए। बिल्कुल, और पंजाब में सोचिए पुलिस अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया गया और ऐसे में जब खुद पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो भगवंत मान सरकार को लेकर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। पंजाब के जालंधर में डीएसपी दलबीर सिंह की हत्या की गुत्थी पुलिस ने लगभग सुलझा ली है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने उस ऑटो चालक को गिरफ्तार किया जो आखिरी बार डीएसपी दलबीर के साथ था। पुलिस सूत्रों की माने तो ऑटो चालक विजय कुमार ही वो आरोपी है जिसने डीएसपी दलबीर की गोली मारकर हत्या की थी। सूत्रों के मुताबिक नए साल वाले दिन ऑटो चालक विजय कुमार और डीएसपी दलबीर ने एक ढाबे पर बैठकर जमकर शराब पी। इस दौरान डीएसपी दलबीर ने ऑटो चालक को भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसके बाद ऑटो चालक विजय कुमार डीएसपी दलबीर को अपने ऑटो में बैठाकर ले गया और डीएसपी की रिवॉल्वर से उनकी गोली मारकर हत्या कर शव को सड़क पर फेंक कर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से पूरी वारदात के खुलासे का दावा कर रही है। वहीं पंजाब में डीएसपी की हत्या और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भगवंत मान पर हमलावर है। कानून व्यवस्था का तो इतना बुरा हाल है क्योंकि अगर डीएसपी की हत्या कर दी गई है और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, क्योंकि रोज डंडोरा पीटते हैं भगवंत मान जी कि हमारे सूबे में बड़ी अमन शांति है, हम तरक्की बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिस सूबे में इवन डीएसपी भी स्पेयर नहीं किए जाते, वहाँ आप देख सकते हैं कि कैसी इनकी कानून व्यवस्था है। पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत तो ख़राब है और पहले से ही ख़राब है। आम आदमी पार्टी के आने से एकदम ज़्यादा हुई। जालंधर में डीएसपी दलबीर सिंह की हत्या के खुलासे का दावा भले ही पंजाब पुलिस कर रही हो, लेकिन इसमें कई कड़ियां हैं जिस पर पुलिस को अभी भी पर्दा उठाना बाकी है। वहीं जालंधर पुलिस कमिश्नर इस मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वैसे तो देखिए श्वेता, आज हम अयोध्या धाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में जब यात्री सफर करते हैं, चाहे ट्रेन हो या फिर फ्लाइट्स हो, आप हमेशा एक भरोसे के साथ चलते हैं कि यात्रा के दौरान आपको परोसा जाने वाला जो खाना है वो बहुत सही होगा और इसीलिए लोग प्री बुकिंग कर लेते हैं, चाहे ट्रेन हो या फिर एरोप्लेन्स के जरिए भी आजकल लोग खाना ऑर्डर करते हैं। लेकिन खाने में दिक्कत आ जाए तो ये भरोसा भी टूट जाता है। बिल्कुल, इंडिगो की फ्लाइट में क्या कुछ हुआ, खाने के दौरान क्या कुछ परोसा गया, क्यों लोगों ने जमकर हंगामा किया, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अगर आप भी फ्लाइट पकड़ने वाले हैं या आप भी कहीं ट्रैवल करने वाले, अयोध्या आने वाले, तो थोड़ा सावधान होने की आपको भी जरूरत है। दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट में परोसे गए सैंडविच में कीड़े पाए जाने का मामला सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की सुर्खियों में आने के बाद FSSAI ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं इंडिगो प्रबंधन के मुताबिक नोटिस का प्रोटोकॉल के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। हालांकि सैंडविच में कीड़ा मिलने का वीडियो वायरल होने के बाद इंडिगो ने माफी मांगी थी और मामले की जांच की बात कही थी। दरअसल 29 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान इंडिगो कर्मचारियों ने यात्रियों को सैंडविच परोसे थे जिसमें कीड़े होने की शिकायत की गई थी। पेशे से डाइटिशियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुशबू गुप्ता इस फ्लाइट में सफर कर रही थी। इस दौरान जब उन्होंने परोसे गए सैंडविच को खाने के लिए खोला तो उसमें कीड़ा रेंगता नजर आया, जिसके बाद उन्होंने इसका वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल जांच के बाद मामला साफ हो जाएगा कि सैंडविच में कीड़े आए कहां से थे और इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। और देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अयोध्या धाम जंक्शन पर प्लेटफॉर्म की भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आप अयोध्या अगर पहले आए होंगे और अब आप आएंगे तो आपको ये धाम जंक्शन की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आएंगी। चाहूंगी कि पैन करके दिखाएं। देखिए, यहाँ एक ट्रेन जो अभी आई है, उसके बाद यात्री कैसे निकल रहे हैं और अभी हमने देखा था जय श्री राम के झंडे लेकर भी ज्योति चल रही है। बिल्कुल, और जय श्री राम के नारे के साथ ट्रेन से निकलती अयोध्या पहुंचती सुबह सुबह इस जनता को देखिए। देश के किन किन राज्यों से ये सभी लोग अभी से जय श्री राम करते हुए अयोध्या पहुंचने लगे हैं। कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करें और ये अनोखी तस्वीरें आपको भी दिखाएं। वैसे तो 22 जनवरी का इंतजार है जब रामलला का भव्य यहाँ पर जो स्थापना है वो की जाएगी, मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन अभी भी भक्त उनके दर्शन पाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर
आज पहुंच रहे हैं। लेकिन अब अगली खबर आपको दिखा रहे ये थे। देखिए जय श्री राम के नारे गूंजने भी लगे। ये भगवा झंडा आपको नजर आ जाएगा और जय श्री राम के नारे जो हैं जैसे ही यात्री उतर रहे हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन खबर भी हमें बतानी है ज्योति, तो सीतापुर की खबर बता दे, जहां गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। मामला एनकाउंटर का भी बताया जा रहा है। दरअसल बिट्टन अली नाम का ये शख्स था जो एक गौ तस्कर है। लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी और जब ये पकड़ में आ गया तो इसके पास से क्या क्या बरामद हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ये खबर देखिए। ये तस्वीरें यूपी के सीतापुर की हैं, जहां गौ तस्करी के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में आरोपी गौ तस्कर को गोली लग गई, जिससे वो जख्मी हो गया। पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चलता दिख रहा यही शख्स आरोपी है और जख्मी होने की वजह से इसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। थाना इस्लाम नगर का रहने वाला है तथा सीतापुर की इमलिया सुल्तानपुर थाने से गैंगस्टर में वांटेड चल रहा है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम पूर्व से घोषित था। सुना आपने, आरोपी गौ तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। इसका नाम बिट्टन अली उर्फ सुहेब है। पुलिस टीम ने इसे दबोचने की कोशिश की तो बिट्टन फायरिंग करने लगा। चलिए अब ये जान लीजिए कि इसके पास से पुलिस को क्या क्या बरामद हुआ। एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध शस्त्र, कुछ जिंदा कारतूस इत्यादि अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की जा रही है। इसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि पुलिस ने गौ तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद सीतापुर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस का साफ कहना है कि गौ तस्करी के खिलाफ उनकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो देखिए आप लोग कि रेलवे स्टेशन पर ये तमाम जो लोग हैं वो कैमरा देखकर जब पहुंचते हैं तो जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या आए और आपको यहाँ के कण कण में पग पग पे जय श्री राम के नारे ना सुनाई दें तो फिर क्या अयोध्या धाम। और यही अनोखी तस्वीर आज सुबह सुबह हर जगह अयोध्या में देखने को मिल रही है श्वेता। लेकिन जब देश भर की बात करते हैं तो देखिए आम चुनाव जो है वो सर पर है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तैयारी शुरू हो गई है आम चुनाव को लेकर। अब नोटिस जो है वो भी जारी किए जा रहे हैं और कई राज्यों का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है। दरअसल खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली शराब घोटाला के मामले में ईडी ने दिल्ली सीएम केजरीवाल को तीसरी बार जो है वो समन भेजा था। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आशंका जताई कि ईडी आज केजरीवाल के घर पर रेड कर सकती है, क्योंकि हमने इस तरह की कार्रवाई पहले भी देखी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर किस तरीके से रेड हुई है, तो ये आशंका नेताओं ने पहले ही जता दी है। उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये कह दिया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी के तीसरे समन के बाद भी पेशी के लिए नहीं पहुंचे केजरीवाल को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कर आशंका जताई है कि आज ईडी की अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड हो सकती है और उन्हें गिरफ्तार तक किया जा सकता है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि खबर आ रही है कि ईडी सीएम केजरीवाल के घर पर रेड करने की तैयारी में है और उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। तीसरी बार पेश नहीं होने पर इस बार भी दिल्ली सीएम केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजकर खुद को बिजी बताया और कहा कि जो सवाल पूछने हैं ईडी उन्हें लिख कर भेज दे। अरविंद केजरीवाल जी को समन ही करना है, उनको ईडी के ऑफिस ही बुलाना है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है। ये विपक्ष पे हमला करने की साजिश है, क्योंकि अगर ये सिर्फ सवाल जवाब की बात होती, अगर ईडी को वास्तविक तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से कोई सूचना चाहिए होती तो वो उनको एक क्वेश्चनायर भेज देते, वो उसका जवाब दे देंगे। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर उनकी चुनरी में दाग लगा है तो वो अब इसे कैसे छुपा सकते हैं। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। ईडी के सामने तीसरी बार समन के बावजूद पेश नहीं होने पर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी अब इसे लेकर ये फैलाने में जुटी है कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है।
तो देखिए ज्योति, राम राष्ट्रोत्सव की अब हम बात करने वाले हैं। 22 जनवरी का दिन है जिसका बेसब्री से इंतजार राम भक्त कर रहे हैं और दुनिया भर से किस तरीके से राम भक्त जो हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आना चाहते हैं। अब 19 दिन के लगभग बचा है और देखिए राम मंदिर के पास की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। ग्राउंड फ्लोर का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और ऐसे में अयोध्या के निर्माण कार्य की युद्ध स्तर पर चल रही तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, ये देखिए आप रिपोर्ट। अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब 19 दिन ही बचे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में राम मंदिर में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। राम मंदिर का काम अभी कितना पूरा हो चुका है, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने इसका पूरा जायजा लिया। मंदिर के निर्माण कार्य की तस्वीरें, प्रगति की तस्वीरें आपके सामने लेकर आया है। इस तरह से आपने मंदिर को इतने वाइड स्क्रीन पर शायद ही देखा होगा। टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है और ये बता दूं कि जो ये मंदिर भगवान राम का हो रहा है, जहां पर जिसको विवादित स्थल एक वक्त कहा गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां निर्माण कार्य चल रहा है। 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित हो रहा है और जो मंदिर की लंबाई है वो उसकी जो 380 फीट है, इसके अलावा चौड़ाई इसकी 250 फीट और 161 फीट ऊंचा ये मंदिर होगा। 3 मंजिला मंदिर बनेगा और प्रत्येक मंजिले की ऊंचाई जो है 20 फीट होगी। अभी आप जो तस्वीर में दिख रहे होंगे कुल 2 मंजिला जो है वो लगभग आपके तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा 392 खंबे और 44 दरवाजे होंगे और इसी मंदिर का जो आप निचला फ्लोर देख रहे हैं, यहाँ पर गर्भगृह में प्रभु श्री राम जो है वो बाल स्वरूप में उनका विग्रह रखा जाएगा। प्रथम तल पर जो है वो प्रभु श्री राम का श्री राम दरबार होगा। इस मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे जिन्हें नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुण मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप कहा जाता है। इसके अलावा इसके खंबे और दीवारों में देवी देवताओं तथा देवांगनाओं की मूर्तियां होंगी। प्रवेश द्वार से 32 सीढ़ियां होंगी और जो प्रवेश होगा वह सिंह द्वार से होगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अयोध्या में आसमान से निगरानी के लिए उस हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल होगा जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए करती है। अयोध्या के पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों ने हाईटेक ड्रोन की ट्रेनिंग ली और इसकी खासियतों के बारे में जाना। तो देखिए अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसकी तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। अलग अलग तैयारियां की जा रही है कि कितने शानदार तरीके से इस कार्यक्रम को किया जा सके और ऐसे में 22 जनवरी के लिए भोपाल की जो कीर्तन डमरू मंडली है उन्हें विशेष न्योता दिया गया है जो उस दिन अपना खास परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल, निमंत्रण के बाद भोपाल की ये जो डमरू कीर्तन मंडली है वो जोरदार प्रैक्टिस कर रही है और किस तरीके से ढोल मजीरे और डमरू से कैसे अयोध्या की भव्यता बढ़ाई जाएगी, रिपोर्ट एक दिखाते हैं, इस पर देखिए आप। डमरू ढोल मजीरों का यही अद्भुत और इससे शानदार नजारा 22 जनवरी को अयोध्या में देखने को मिलेगा। भोपाल की यही डमरू और कीर्तन मंडली भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में परफॉर्म करेगी, जो ढोल नगाड़े और डमरू के साथ अपनी कला बिखेरेंगे। जय श्री राम के उद्घोष के साथ यहाँ पर चल रही है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हो रही है कि अयोध्या में जिस दिन 22 जनवरी को भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनेगा उस दिन क्या उद्घोष होगा। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम जो युवा हैं उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। उस दिन जिस तरह से तमाम युवा अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ वहां पर जय श्री राम का उद्घोष करेंगे, भगवान रामलला विराजमान होंगे और पूरा देश उस दिन राम मंदिर को बनता हुआ अपनी नजरों से देखेगा, अपनी आंखों से देखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर को देश को समर्पित करेंगे और उस दिन जो उद्घोष होगा, उस दिन जो वाद्य यंत्र बजेंगे, उस दिन जो अर्चना होगी, पूजा होगी, उसकी तस्वीरें हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। भोपाल की इस डमरू कीर्तन मंडली में कुल 108 सदस्य हैं। जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रस्तुति का निमंत्रण मिला है तब से भोपाल की डमरू कीर्तन मंडली उत्साहित है और परफॉर्मेंस में कोई कमी न रह जाए इसके लिए घंटों प्रैक्टिस कर रही है।
15 दिन पहले हमारे पास जब निमंत्रण आया तो हम भाव विभोर होके सब लोगों ने वो प्रैक्टिस को 6-7 घंटे की कर दी, क्योंकि सभी हमारे वर्ग के साथ वाले लोग जॉब और मतलब जॉब वाले हैं। तो रात में 10-10:15 बजे वीडियो को सुबह 4 बजे तक हम लोग कीर्तन करते हैं। रोज कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग और कब पहुंचेंगे भाई इवेंट? सर हम 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुबह हम 6 बजे यहाँ से 19 तारीख को निकलेंगे और सुबह 20 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे और 21 तारीख 22-23 को कार्यक्रम है हमारा। इस डमरू कीर्तन मंडली को शंकर डमरू, झाल मंजीरे, पुनोरी ढोल और नगाड़ा और घंटा बजाने का अनुभव है। इनके पास देश का सबसे बड़ा 60 इंच का नगाड़ा भी है। तो ये तस्वीर जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए ये निर्माण कार्य अभी हुआ है, यानी अयोध्या धाम जंक्शन का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है तब ये निर्माण कार्य हुआ है और ज्योति फीलिंग पूरी लग रही है ना कि हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। मंदिरनुमा ये बना हुआ है, जगह जगह पर आपको राम की जो भव्यता है, जो उनकी दिव्यता है, उसका एहसास अयोध्या में कदम रखते ही हो जाएगा। आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको ये नजर दिखेगा कि कैसे ये मुकुट का शेप जो है वो दिया गया है, यानी ये निर्माण कार्य इस तरीके से किया गया है कि अयोध्या धाम जंक्शन पर पहुंचते ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप अयोध्या में है, राम की नगरी में है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। किस तरीके से अयोध्या में तो उत्साह देखने को मिल रहा है, पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बिहार के सिवान में जब एक अयोध्या यात्रा पहुंची तो वहां तो अलग ही अद्भुत नजारा देखने को मिला। बिल्कुल, और पटना से चली ये लव कुश यात्रा जब बिहार के सीवान पहुंची तो आस्था का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। तस्वीरें आप भी देखिए। रथ यात्रा की तस्वीरें बिहार के सिवान जिले की हैं। देखिए आस्था से जुड़ी इस यात्रा को देखने के लिए सड़कों पर कैसा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग नारे लगा रहे हैं, राम ध्वज को लहरा रहे हैं। सबके सिया सबके राम नारे के साथ पटना से अयोध्या के लिए निकली ये यात्रा जब सिवान पहुंची तो क्या नजारा था। छपरा से निकलने के बाद दरौंदा पचरुखी से होते हुए ये यात्रा सिवान शहर के पुलवा घाट पर पहुंची तो देखिए कैसे जय श्री राम, सबके सिया सबके राम के नारे पूरे सिवान शहर में गूंजने लगे। युवक से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब इस यात्रा की अगुवानी करने के लिए सड़कों पर उतर आए। बता दें कि इस यात्रा का नाम लव कुश रथ यात्रा रखा गया, जो पुलिया घाट के राम जानकी मंदिर पहुंची तो लोगों ने इस लव कुश रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। रथ पर फूलों की बारिश की गई। लोगों ने इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए। लव कुश रथ अयोध्या के लिए न्योता देने पहुंचा है। से कोहरा कितना बढ़ गया है ज्योति, ये कोहरा आपको नोएडा में देखने को मिल रहा था क्या? बिल्कुल, देखिए कि ठंड जब होती है तो उत्तरी भारत में कोहरे का प्रकोप अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन दिल्ली, नोएडा में, एनसीआर में अगर आप रह रहे हो तो शायद हो सकता है अभी कोहरा इतना ज्यादा ना हो। लेकिन सरयू तट पर बसे अयोध्या जब आप आते हैं तो यहाँ देखिए चंद मिनट में कैसे तस्वीर बदली है। और जब हम आपसे संवाद करते हैं तो इस कोहरे का एहसास भी हमें हो जाता है। और पीछे की तस्वीरें भी बयां कर रही है कि अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सुबह हो रही है कोहरा और ज्यादा घना होता जा रहा है। और लेकिन खबरें भी हमें बताना जरूरी है। इस कोहरे में हम सिर्फ अपने दर्शकों के लिए ज्योति यहाँ पर मौजूद है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, खबरें भी बता रहे हैं। तो अगली खबर, और प्रभु श्री राम के लिए लोग देश और दुनिया से यहाँ पहुँचने लगे हैं। हालांकि भीड़ पहले भी आती थी, लेकिन उन्हीं राम को लेकर विवादित बयानों का दौर लगातार जारी है। देखिए शरद पवार गुट के जो एनसीपी नेता हैं जितेंद्र आह्वान, उन्होंने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया। इससे नाराज पूरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एकजुट हो गए हैं और खासतौर पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जितेंद्र आह्वान ने राम को लेकर ऐसा क्या विवादित बयान दिया है जिससे कि महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में ये हंगामे और ये बवाल उस बयान के बाद का रिएक्शन है जिसमें एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान ने प्रभु राम को लेकर विवादित बयान दिया। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान ने एनसीपी पार्टी के शिविर सम्मेलन में बोलते हुए ये कह डाला कि प्रभु श्री राम शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे। आप खुद सुनिए आह्वान ने क्या कहा। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला?
जितेंद्र अहवार के इस विवादित बयान के बाद अजीत गुट के एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में अहवार के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उधर बीजेपी नेता राम कदम ने अहवार के विवादित बयान की निंदा करते हुए महाराष्ट्र की सरकार से मांग की कि 22 जनवरी को एक दिन के लिए शराब और मांसबंदी की जाए। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, करोड़ों राम भक्तों की ओर से निवेदन करता हूं कि 22 जनवरी ये पवित्र दिन है। इस दिन पूरे महाराष्ट्र में दारूबंदी और मांसबंदी की जाए एक दिन के लिए। एनसीपी नेता जितेंद्र अहवार के प्रभु राम पर दिए विवादित बयान से महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। राम भक्त अहवार पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और चलिए बात अगली खबर की कर लेते हैं। CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे लेकर एक बार फिर से जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि शायद लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को अमल में लाया जा सकता है और इसे लेकर विपक्ष जो है श्वेता वो अभी से हमलावर हो गया है। खासकर ओवैसी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ सरकार का कहना है कि CAA जो है वो कानून संसद से पारित हो चुका है और जो लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी संशोधित नागरिकता कानून CAA को लागू करने की चर्चा है। मोदी सरकार CAA कानून को नोटिफाई कर सकती है, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। CAA को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने CAA को संविधान विरोधी करार दिया है। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. ओवैसी के CAA कानून का विरोध करने पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि CAA देश हित में पारित किया गया कानून है। ओवैसी का इस पर विरोध राजनीतिक और सांप्रदायिकता से प्रेरित है। ओवैसी तो बोलते ही रहते, लेकिन लोग, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना है और देश के हित में जो है वो कानून हमने पारित किया है। भारत का पार्लियामेंट जो है सर्वोच्च है, पार्लियामेंट ने पारित किया है और वो देश के हित में है। तो वैसे तो अपने जो एक तरह पॉलिटिक्स है, एक तो कम्युनल पॉलिटिक्स है, वो करने के लिए ऐसे बोलते रहे, उसके ज्यादा वैल्यू नहीं है। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की राष्ट्रीयता प्रदान करने का प्रावधान है। दिसंबर 2019 में CAA से जुड़े विधेयक को संसद ने मंजूरी दी थी, फिर राष्ट्रपति ने भी बाद में इसे मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद इसके विरोध में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। अब लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने की चर्चा को लेकर एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ गई है।